नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज की 27 मई 2022। देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस की इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रंट पेज की न्यूज़ की। न्यूज़ फर्स्ट है वो है, देखो, एजुकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा नवंबर 2021 में एक सर्वे कंडक्ट कराया गया था, जिस सर्वे का नाम था नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2021। इसमें सर्वे में क्या निकल के आया? ये सर्वे बेसिकली इसलिए कराया गया था कि पेंडेमिक के बाद में स्टेट ये जो एजुकेशन का जो लेवल है वो क्या चल रहा है बच्चों में, ये चेक करने के लिए, जिससे कि प्लान बनाए जा सके, स्ट्रेटजीज़ बनाई जा सके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जिससे कि जो एजुकेशन में लूप या कमियां रह चुकी है, ठीक है, उन कमियों को फुलफ़िल किया जा सके। तो ऐसे में केवल पंजाब और राजस्थान दो ही ऐसे स्टेट्स हैं जिनकी परफॉर्मेंस 2017 का जो लेवल था ना एजुकेशन का, उसके कंपैरिजन में ठीक आया है। बाकी बचे हुए स्टेट्स और यूटीज़ की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आई है। ये चीज़ बड़ी ही मतलब एक ग्रेस पोजीशन हम एजुकेशन की जो है वो एक्सपोज हो रही है, ठीक है। इससे संबंधित हमने सुबह एडिटोरियल भी डिस्कस किया था। तो इसमें क्लास 3rd, 5th, 8th और 10th इसके लगभग 34 लाख बच्चों का असेसमेंट किया गया था पूरे देश में, जिससे कि पता पड़े कि वाकई में किस डिस्ट्रिक्ट में क्या प्रॉब्लम चल रही है, और डिस्ट्रिक्ट वाइज स्ट्रेटजीज़ बना करके परफॉर्मेंस के बेसिस पे, ठीक है, बच्चों की परफॉर्मेंस के बेसिस पे, और फिर बाद में एजुकेशन को प्लान किया जा सके, जिससे कि ये जो प्रॉब्लम आई है पेंडेमिक की वजह से एजुकेशन में जो ब्रेक लगे हैं उनको रिवाइवल दिया जा सके। चेक क्या किया गया है? देखो, अलग अलग स्टैंडर्ड में अलग अलग लेवल की बातें हुई हैं, जिनमें रीडिंग, राइटिंग, मैथमेटिकल कैलकुलेशन, जनरल अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, इनसे संबंधित क्वेश्चन किए गए। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, केवल पंजाब और राजस्थान की ही परफॉर्मेंस 2017 का जो नेशनल लेवल था उसके कंपैरिजन में इन दो की परफॉर्मेंस ही अच्छी आई है। बाकी बचे हुए स्टेट यूटीज़ की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आई। इसमें क्लास 3rd की अगर बात करें तो क्लास 3rd में मैथमेटिकल एंड लैंग्वेज स्किल के बारे में क्वेश्चन पूछे थे, कुछ कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग एनवायरनमेंट के बारे में, साइंस के बारे में ये क्वेश्चन थे, बच्चों से पूछे गए थे। और इनमें आप देखो कि केवल पंजाब और राजस्थान को छोड़ दो, बाकी बचे हुए जो भी स्टेट्स हैं उनकी परफॉर्मेंस नेशनल एवरेज जो 2017 में था उससे कम स्कोर आया है। तो ओवरऑल अगर देखें तो क्लास 3rd कैटेगरी में राजस्थान, पंजाब और केरला ये 3 बेस्ट परफॉर्मर निकल के आए, जबकि तेलंगाना, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ ये पुअर परफॉर्मर, वर्स्ट परफॉर्मर के तौर पे निकल के आए। क्लास 5th की बात करें तो इसमें देखो मैथमेटिकल और लैंग्वेज स्किल देखी गई, कॉमन अंडरस्टैंडिंग वही एनवायरनमेंट वाला 3rd वाला जो चीज़ें थी वही चीज़ें यहाँ पे टेस्ट की गई है। अगेन पंजाब और राजस्थान ने तो नेशनल एवरेज से अच्छा परफॉर्म किया 2017 के कंपैरिजन में, और बाकी देखा जाए तो 2017 का जो नेशनल एवरेज था उसके कंपैरिजन में जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, तेलंगाना इनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आई। फिर आ जाओ अगेन 8th क्लास की बात करें, अगेन वही चीज़ें, लैंग्वेज, मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस हो रहा है डोगी 8th में आते ही, ठीक है। तो इसमें आप देखो पंजाब के अलावा राजस्थान, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़ और हरियाणा ये तो नेशनल एवरेज से अच्छा परफॉर्म कर गए, जबकि मेघालय, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश ये वो थे जो बहुत बुरा परफॉर्म कर पाए, ठीक है। ये 5th क्लास का हो गया। इसके अलावा आप देख सकते हो लर्निंग में क्या देखा गया, भाई यही चीज़ें थी, बेसिक कॉम्प्रिहेंशन थी, टेक्स्ट को पढ़ करके क्या समझ में आया, फंडामेंटल राइट्स के बारे में क्या समझते हो, क्लास 8th के बच्चों से ये पूछा गया था। देखो 8th वालों के लिए क्या पूछा है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन में तो क्या था, स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब ये कैलकुलेट करवा लिया मैथ में। और एसएसटी की बात करें तो फंडामेंटल राइट्स के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, इनसे संबंधित क्वेश्चन किए थे। सो ओवरऑल पंजाब, राजस्थान बेस्ट परफॉर्मर रहे, बाकी सब पुअर परफॉर्मर रहे। ये वाला मुद्दा हम सुबह डिस्कस कर ही चुके हैं कि किस तरीके से वीआईपीज़ को ट्रीटमेंट मिल रहा है आज के टाइम पे, क्योंकि क्या न्यूज़ थी, 2 ऐसे इश्यूज़ जिनमें एक तो ये स्टेडियम, त्यागराज स्टेडियम दिल्ली में, जो कि प्रिपेयर कराया गया था कॉमनवेल्थ गेम्स ऑफ 2010 के टाइम पे, ठीक है। तो उसमें बोला आईएएस ऑफिसर जो है वो अपने पेट के साथ में घूमने आते हैं, तो 7 बजे खाली कराना शुरू कर दिया था। तो दिल्ली गवर्नमेंट ने अब क्या ऑर्डर दिए हैं, रात को 10 बजे तक खुला रहेगा स्टेडियम, और एथलीट्स पूरी अपनी प्रिपरेशन करेंगे, ठीक है। और वो जो आईएएस ऑफिसर यहाँ पर घूमने फिरने आते थे उनका ट्रांसफ़र भी कर दिया लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में। तो इस तरीके से वीआईपीज़ को वीआईपी ट्रीटमेंट मिल गया। आगे चलते हैं। फिर हमें पेज नंबर 5 पे देखो, वेस्ट बंगाल ने भी तैयारियां कर ली है कि जो
स्टेट में यूनिवर्सिटीज़ होती है उनमें जो चांसलर होते हैं वो गवर्नर होते हैं, हमें पता है, एक्स ऑफिशियो चांसलर। तो बोला अब गवर्नर की बजाय चीफ मिनिस्टर होंगे अब चांसलर। ठीक है, तो देखते हैं क्या है। वेस्ट बंगाल कैबिनेट ने अपनी तरफ से अप्रूवल दे दिया है एक बिल को जिसमें चीफ मिनिस्टर जो हैं वो चांसलर हो जाएंगे सभी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के, वेस्ट बंगाल की जितनी भी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं उन सब की। चांसलर के तौर की अगर बात करें तो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में हमारे नॉर्मल देखा जाए ना तो जितने गवर्नर्स होते हैं ना, जिस भी स्टेट के गवर्नर हैं उस स्टेट में जितनी भी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके चांसलर के तौर पे एक्स ऑफिशियो चांसलर कौन होते हैं? गवर्नर ही होते हैं। ठीक है, और अपने बिहाफ पे काम करने के लिए वाइस चांसलर्स को अपॉइंट करने का काम भी कौन करते हैं? गवर्नर ही करते हैं। ठीक है, और वाइस चांसलर हैं वो सारा फिर फंक्शनिंग देखते ही हैं स्टेट यूनिवर्सिटीज़ की। तो ओवरऑल क्या ये एक बोन ऑफ कंटेंशन बना हुआ है ये इशू जो है, जिसमें गवर्नर जो कि चीफ मिनिस्टर की लीडरशिप में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती है, कौन सी, कहाँ पे? स्टेट लेवल पे। तो वो गवर्नर उनकी एड एंड एडवाइस पे काम करें, ये कंडीशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है, ये बात लिखी हुई है। बट अभी क्या होता है कि गवर्नर जो हैं उन पे ये एलिगेशन लगाए जाते हैं कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट के एजेंट के तौर पे काम करते हैं, क्योंकि इनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं और अपॉइंटमेंट करने के बेसिस पे ही ये प्रेसिडेंट जो चाहते हैं। अब प्रेसिडेंट चाहने का मतलब क्या हो गया? प्रेसिडेंट किसकी बात सुनेंगे? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लेड बाई प्राइम मिनिस्टर, सेंट्रल गवर्नमेंट की। तो उस हिसाब से बोला सेंट्रल गवर्नमेंट की बातों पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है गवर्नर के द्वारा बजाय कि स्टेट गवर्नमेंट के। तो इस केस में क्या है, ये इशू बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट वाला चलता चला जा रहा है और इसका रिजल्ट ये है कि अभी केवल ये वेस्ट बंगाल ही नहीं, ऑपोजिशन पार्टीज़ की जहाँ जहाँ पर भी सरकार है, जैसे केरला, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, यहाँ पर भी गवर्नर्स की जो पावर्स हैं उनको कर्टेल रिड्यूस किया जा रहा है, जिनमें मेन तो क्या है, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में वाइस चांसलर्स के अपॉइंटमेंट को लेकर के। और अब तो ये एक कदम आगे बढ़ गई है चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल कि भाई चीफ मिनिस्टर जो होंगी वो ही चांसलर बन जाएंगी अब से। ठीक है, तो ऐसे में तृणमूल कांग्रेस ने अपनी तरफ से, और ये जो अपॉइंटमेंट था ना वाइस चांसलर्स का वेस्ट बंगाल में, ये तो 2019 में ही हटा दिया गया था कि गवर्नर नहीं करेंगे। अब अपॉइंटमेंट यहाँ पे चीफ मिनिस्टर पहले से करती आ रही हैं, अब चांसलर भी चीफ मिनिस्टर ही बन जाएंगी इस बिल को पास होते ही। तो इस तरीके से ये इशू है। ठीक है, इसके अलावा देखा जाए तो ये जो एक्शन लिया गया जा रहा है इसके पीछे काम क्या है, किस बेसिस पे लिया जा रहा है? तो देखो, पुंछी कमीशन कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। पुंछी कमीशन की रिकमेंडेशंस एम लक्ष्मीकांत में अच्छे से प्रिंटेड हैं, लंबा चौड़ा बहुत सारी रिकमेंडेशन दी थी, पर वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी तक मानी नहीं है। तो पुंछी कमीशन की रिकमेंडेशन बेसिस पर ही ये काम किया गया है। ठीक है, तो कमीशन जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूट किया था। पुंछी कमीशन किस लिए? सेंटर स्टेट रिलेशंस को कैसे हारमोनियस बनाया जाए, कैसे अच्छे रिश्ते आ सकते हैं स्टेट और सेंटर के बीच में। ठीक है, तो ऐसे में पुंछी कमीशन के रिकमेंडेशन के बेसिस पे ये किया गया। तो ये थोड़ा ध्यान रख लेना कि पुंछी कमीशन किससे रिलेटेड है? स्टेट सेंटर रिलेशन या सेंट्रल स्टेट रिलेशंस के लिए। फिर पेज नंबर 5 में नेक्स्ट न्यूज़ है कि देखो, अभी तक कोई कानून तो बना नहीं है, बट सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से डायरेक्टिव्स दे दिए हैं, डायरेक्शन दे दी है किसको? पुलिस को या फिर जो भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं उनको, कि जी जो भी सेक्स वर्कर्स हैं उनको आप डिग्निफाइड मैनर में ट्रीट करोगे। और ये पावर एक्सरसाइज किया सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 के तहत, जिसमें सुप्रीम कोर्ट जो है वो इशू कर चुका है डायरेक्शंस बहुत सारी, जिनमें मुद्दा क्या है कि जो सेक्स वर्कर्स हैं उनको रिहेबिलिटेट करने के लिए जो भी काम किए जा रहे हैं। देखो, सेक्स वर्कर्स की एक्टिविटी में कोई भी अगर इन्वॉल्व होता है तो उनकी पर्सनल इश्यूज़ होते हैं, बहुत सारी मजबूरियाँ होती हैं। तो उन मजबूरियों को अगर सोल्यूशन मिल जाए तो वो क्यों सेक्स वर्कर के तौर पे काम करेंगे, राइट? तो इस केस में उनको, उन सेक्स वर्कर्स को रिहेबिलिटेट करना कि इससे कम से कम सेक्स वर्कर वाली कैटेगरी से बाहर निकल कर एक अच्छी खासी ज़िंदगी वो जी सकते हैं, बस उनको जॉब अपॉर्चुनिटी मिल जाए, कुछ और ऑप्शंस निकल जाएं और उनका रिवाइवल, रिहेबिलिटेशन कर दिया जाए। ठीक है, तो इसके लिए क्या किया जाए? सबसे इंपॉर्टेंट होता है पुलिस का सेंसिटाइज होना कि भाई डील कौन करेगा? पुलिस ही करती है डायरेक्टली, तो वहाँ पर अब्यूज़ ना करें उनसे। ठीक है, वायलेंट बिहेवियर ना रखे पुलिस उनके टुवर्ड्स। तो ये चीज़ें डायरेक्शन दी गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आर्टिकल 142 के तहत, क्योंकि हमारे देश में हर एक इंडिविजुअल को आर्टिकल 21 के अंडर राइट टू लाइफ विद डिग्निटी दिया हुआ है। ठीक है,
तो वो किसी भी केस में वायलेट नहीं हो सकता। इवन इमरजेंसी पीरियड के टाइम पे भी एप्लीकेबल है आर्टिकल 21, सस्पेंड नहीं होता है। तो ऐसे में इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट ऑफ 1956, इस एक्ट के तहत अगर पुलिस या कोई भी अथॉरिटी सेक्स वर्कर्स को पकड़ती है और उनको रिहैबिलिटेशन के लिए ले जाया जाता है तो वहाँ पर उनके साथ में मिसबिहेव ना किया जाए, ठीक है, क्योंकि उनके प्रोटेक्शन के लिए अभी देखो कानून तो है नहीं कोई प्रॉपर, ठीक है। तो ऐसे में आर्टिकल 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस को ये गाइडलाइन या डायरेक्टिव्स इशू किए हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। आगे चलते हैं। नेक्स्ट इकोनॉमी पेज पे हम आ गए हैं। देखो ये बताया जा रहा है कि हम कोविड आउटब्रेक 2020 में हुआ था, तो 2019 के टाइम पर हमारे यहाँ पर रोजगार की क्या व्यवस्था थी, क्या ट्रेंड देखने को मिल रहा था एम्प्लॉयमेंट में। तो देखो कॉरपोरेट सेक्टर की बात कर लो या LLPs की बात कर लो, ये तो बड़े थे, जबकि प्रोप्राइटरशिप दैट मीन्स पार्टनरशिप में काम करने का जो जॉब शुरू करने का प्रोग्राम था वो थोड़ा सा रिड्यूस हुआ है। LLP का मतलब तो हो गया लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, जिसमें ज़्यादा पूरा 100% जो होता है ना कोलैबोरेशन, वो ना हो करके कुछ कंडीशंस में एक्सेप्शन मिलने होते हैं, छूट मिली रहती है पार्टनर्स को, ठीक है। तो इसमें हम देख लेते हैं कि क्या परिस्थितियाँ थी पेंडेमिक से पहले। 2019-20 का डेटा है ये हमारे पास में। तो डेटा बोला जा रहा है, इस सर्वे का नाम है एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज़, रिलीज़ किया है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये वही सर्वे किसने रिलीज़ किया है। अब इस सर्वे में क्या आया है हमारे देश में 2019-20 में फैक्ट्रीज़ इंक्रीज़ हुई थी, फैक्ट्रीज नंबर ऑफ फैक्ट्रीज़, ठीक है, ये मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड हो गया, इंडस्ट्री की बात हम कर रहे हैं तो ठीक है। तो लगभग 1.7% इंक्रीमेंट देखने को मिला था। 2018-19 से कंपेयर करें तो 1.7% राइज था और कितना 2.46 लाख नंबर हो गया था फैक्ट्रीज़ का, ठीक है ना। इसके अलावा आप देखो कितनी जॉब क्रिएट हुई इन इंडस्ट्रीज़ में, 1.3 करोड़, ठीक है। इसके आगे अगर देखें एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट देखा जाता है वो ये कि फैक्ट्रीज़ लगी कितनी, नई फैक्ट्रीज़ खुली कितनी, तो वो डिपेंड करता है, तो उसको हम किस अम्ब्रेला टर्म के अंडर कैलकुलेट करते हैं, ग्रोस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। इसका मतलब सिंपल सा है कि इन्वेस्टमेंट कितना आया, वही सीधी सी बात है, इन्वेस्टमेंट जो आएगा उसी से तो पूरी कंपनियां फैक्ट्रीज नहीं खुलेंगी। इसका मतलब ग्रोस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन हमें टोटल इन्वेस्टमेंट के आइडियाज़ देता है। तो ऐसे में 2019-20 में ग्रोस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन कितना राइज हुआ, 20.5%, टोटल कितना 4.15 लाख करोड़ रुपीज़, ठीक है। जबकि इसके पिछले साल की बात करें 2018-19 का जो साल था उसमें कितना था 10.9% और अमाउंट कितना था 3.44%। इसका मतलब क्या है, 2018-19 के कंपैरिजन में 2019-20 में ग्रोस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन ज़्यादा हुआ था। ये पेंडेमिक से पहले का है। अब हम थोड़ा सा ब्रेकअप देखते हैं कि जो लगभग 1.3 करोड़ के लगभग जॉब्स जो क्रिएट हुई इंडस्ट्रीज़ में वो कैसे हुई। देखो कॉरपोरेट सेक्टर जिसमें कौन कौन आ गए, पब्लिक, प्राइवेट, गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट, सारी कंपनीज आ गई। उन कॉरपोरेट सेक्टर में 5.5% जॉब्स इंक्रीज़ हुई, लगभग 97.03 लाख जॉब्स थी 2019-20 में जॉब क्रिएट हुई है। इसके अलावा इंडिविजुअल ये प्रोप्राइटरशिप जो है, मतलब एक इंडिविजुअल कोई भी स्टार्टअप शुरू करे उस तरीके से, उसमें डिक्लाइन देखने को मिला 3.1%। 2019-20 का ही हम डेटा देख रहे हैं, ठीक है। और टोटल जॉब्स कितनी क्रिएट हुई, 11.36, ठीक है। इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट की बात करें किसमें, पार्टनरशिप की बात करें तो वो भी रिड्यूस हुआ, ओके। तो इसमें आप देख लो 11.7%, लगभग 18.58 लाख जॉब्स क्रिएट हुई किसमें, इस पर्टिकुलर सेगमेंट में, पार्टनरशिप वाले में। फिर अगर हम लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप की बात करें, एक तो पार्टनरशिप में 100% कोलैबोरेशन हो गया, हर चीज़ में घाटा फ़ायदा, हर चीज़ में कोलैबोरेशन। एक लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप भी है, तो लिमिटेड इसका मतलब शेयर्स है पर वहाँ पर डिसीजन मेकिंग कोई और लेगा। तो इस तरीके की लिमिटेड मैनर में जो पार्टनरशिप होती है, ठीक है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप LLP, वो 42% राइज हुआ, ठीक है। और इसके आगे अगर हम देखें, फिर बात आती है शहरों में कितनी फैक्ट्रीज़ खुली, वो अगर देखें तो आप यहाँ पर देख सकते हो 2019-20 में शहरी एरियाज़ की अगर बात करें तो 1.43 लाख फैक्ट्रीज़, जिनका टोटल फिक्स्ड कैपिटल कितना रहा 13.64 लाख करोड़, और रोज़गार कितने तैयार हुए 72.79 लाख, ओके। और जबकि गाँव में कितना रहा, कितनी फैक्ट्रीज़ रहीं 1.03 लाख फैक्ट्रीज़,
फिक्स्ड कैपिटल कितना इन्वेस्ट हुआ 22.71 लाख, और रोजगार कितने तैयार हुए 57.78 लाख। ठीक है, तो इस तरीके से रोजगार भी हो रही है इन्वेस्टमेंट का। ये अर्बन रूरल डिवीज़न है, वो भी हमने समझा। फिर बात आ जाती है फिक्स्ड कैपिटल की। अगर हम बात करें तो फिक्स्ड कैपिटल का मतलब क्या होता है, फिक्स्ड एसेट्स। ये वो इन्वेस्टमेंट जो कि बिल्डिंग में कर दिया, मशीन में कर दिया, ये फिक्स्ड कैपिटल में आ जाती है, जो कि वियर एंड टीयर होती रहती है टाइम के साथ में, डेंट भी आता है, टूटती भी है, घिसती भी है। ठीक है, इनमें सब आ जाते ही हैं, जिसमें आप देख सकते हो ज़मीन जो ली हुई है, क्योंकि भाई सीधी सी बात है, ज़मीन ली है तो वो भी तो राइज तो करेगा ना, रेंट उसका। ठीक है, तो वो भी अपने आप में वियर एंड टीयर अल्टीमेटली इन्वेस्टर के ऊपर ही जाता है। बिल्डिंग है, प्लांट मशीनरी है, फर्नीचर है, फिक्सचर, या मान लो कोई इन्वेस्टमेंट इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम डेवलप कराया है, ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट तैयार किए हैं, वाटर सिस्टम, रोडवे, ये टूटते फूटते रहते हैं, मेंटेनेंस करवाना भाई ड्यूटी रहती है। फिर बात आती है स्टेट वाइज, तो तमिलनाडु ने सबसे अच्छा परफॉर्मेंस किया है कि इंडस्ट्रीज़ में एम्प्लॉयमेंट तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा रहा 2019-20 में, कितना 22.09 लाख लोगों को, जबकि महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर रहा 14.54 लाख लोगों के साथ में, और गुजरात रहा तीसरे नंबर पे 15.89 लाख वर्कर्स के साथ में। सो ओवरऑल आप देख सकते हो तमिलनाडु, महाराष्ट्र और गुजरात ये लीडिंग परफॉर्मर स्टेट रहे हैं। ठीक है ना, तो ये था अभी का ये सर्वे, जिसको हम बोल रहे हैं एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज़। रिलीज़ कौन करता है, मोस्पी, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, देखो पेपर इंपोर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम है, ये लॉन्च किया गया है। तो ये कॉमर्स मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है वेंसडे को, जिसको हम शॉर्ट में बोलेंगे PIMS, पेपर इंपोर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम। इसके तहत क्या होगा कि बाहर से हम जो भी पेपर इंपोर्ट करते हैं ना, मंगवाते हैं, उसके 201 टाइप्स को इस मॉनिटरिंग सिस्टम में एंटर किया जाएगा, जिसमें पेपर बोर्ड होगा, ग्लेज न्यूज़ प्रिंट होगा, हैंडमेड पेपर होगा, टिश्यू पेपर होगा। इनकी क्वालिटी को ये चेक करने के लिए ये मॉनिटरिंग सिस्टम लॉन्च किया है। इस मॉनिटरिंग सिस्टम में क्या होगा, ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन रजिस्टर करनी होगी। जैसे मान लो कोई इंपोर्टर है, वो बैठा है दिल्ली में, अब वो इंपोर्ट करना चाहता है, वो इंपोर्ट कितना माल करेगा, कितना पेपर इंपोर्ट कर रहा है, वो चीज़ पहले ही ऑनलाइन इस PIMS पे रजिस्टर करनी पड़ेगी। अब जैसे ही वो रजिस्टर करेगा कि हाँ जी इतना क्वांटिटी में पेपर इंपोर्ट कर रहा हूँ और पेपर का ये क्वालिटी मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ, तो इससे उसको एक यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर इशू हो जाएगा, और फिर उसके हिसाब से फिर वो अपना इंपोर्ट कंडक्ट करा पाएगा। ठीक है, तो पेपर की मॉनिटरिंग होगी इंपोर्ट अगर जो करवाया जाता है। ठीक है ना, तो ऐसे में यहाँ पर आप देख सकते हो इंपोर्ट पॉलिसी ऑफ स्पेसिफिक टैरिफ लाइंस, चैप्टर नंबर 48 के बेसिस पे इम्प्लीमेंटेशन होगी, और फिर ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन नंबर ही इशू हो जाएंगे और वो 75 डेज़ के लिए वैलिड होंगे। ठीक है ना, तो ये है पूरा सिनेरियो। ठीक है, और ओवरऑल कौन देखेगा इसको, मॉनिटर कौन करेगा, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। ठीक है, जो कि कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंडर आता है। फिर आगे नज़र डालें तो देखो इकोनॉमी पेज पर ही है, BPCL का भी प्राइवेटाइजेशन करना चाहती है गवर्नमेंट। इसके लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट हैं वो मंगवा लिए हैं कि हाँ जी ये बताओ कि कौन कौन चाहता है। ठीक है, इसमें देखो गवर्नमेंट के स्टेक्स हैं 52.98%, तो वो सारे के सारे निकालना चाहती है गवर्नमेंट। और आपको पता होना चाहिए कि डिसइन्वेस्टमेंट का काम कौन सा डिपार्टमेंट देखता है, दैट इज़ डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, DIPAM। ठीक है, तो BPCL के स्टेक्स की अगर बात करें तो लगभग 65,000 करोड़ रुपए का डिसइन्वेस्टमेंट का प्रोग्राम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 2022-23 का जो फाइनेंशियल ईयर है इसमें। आज एक्सप्लेन पेज पे कुछ खास है नहीं। ठीक है, देखो ये यासीन मलिक, ठीक है, जम्मू कश्मीर में जो एक्सट्रीमिज़म है उसको प्रमोट करने के चलते जेल, ठीक है, लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट दे दिया NIA की स्पेशल कोर्ट ने। वैसे तो NIA का डिमांड तो ये था नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का कि जी डेथ सेंटेंस दिया जाए, बट अल्टीमेटली क्या हो गया, जेल में। तो इसी की हिस्ट्री बताई हुई है पूरी कि कैसे पाकिस्तान के कहने पे या पाकिस्तान का फेस बनते हुए यहाँ पर इंडिया में इस बंदे ने मतलब इंस्टेबिलिटीज़ को प्रमोट किया, वो सारी चीज़ें हैं ये। ठीक है ना, तो ये शुरुआत लगभग 30 साल पुरानी है, 1990 से लेकर अभी तक कंटिन्यू चलता रहा है ये। ठीक है, तो देख लेना एक बार नज़र, आप खुद से डालना चाहो तो। बाकी उसके अलावा और कोई मार्केट का इतना इशू हमारे लिए रहेगा नहीं। चलिए आज कुछ खास है नहीं, बस ये ध्यान दे लो यहाँ पे थोड़ा सा कि अभी देखो एशिया कप चल रहा है हॉकी का। ठीक है,
तो पाकिस्तान और जापान का मैच था, उसमें जापान ने पाकिस्तान को 2-3 से हरा दिया। इस रिज़ल्ट का इम्पैक्ट ये रहा कि पाकिस्तान अब हॉकी वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं कर पा रहा है। पाकिस्तान मतलब आप देखो सबसे ज़्यादा मतलब अगर लीड रोल प्ले किसी कंट्री ने किया है ना हॉकी में, ठीक है, पिछले अगर हम 70-80 सालों की बात करें तो वो इंडिया से भी ज़्यादा लीड किया है पाकिस्तान ने, ठीक है। इंडिया तो इंडिपेंडेंट जब हुए थे तब शुरुआती साल में ही थे, बाकी फिर पाकिस्तान ने अच्छा खासा परफॉर्म किया था, बट आज वो पाकिस्तान क्वालिफाई भी नहीं कर पा रहा है। तो वहाँ के जो पुराने प्लेयर्स हैं बहुत नाराज़ हो रहे हैं, बोले कि ये हॉकी बोर्ड है, इसको ख़त्म करो कैसे भी करके, ये सारी चीज़ें चल रही हैं। चलो ठीक है, डिस्कशन में फ्रेंच ओपन चल ही रहा है, देखते हैं अभी तो फाइनल तक पहुंचेगा तब की तब देखेंगे। अभी फ़िलहाल तो जो इतना कुछ खास न्यूज़ है नहीं, तो इस पर्टिकुलर सेशन में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच।